हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने क्लास 10th के साइंस चैप्टर सेकंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, अम्ल क्षारक और लवण चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, क्योंकि इसके अंदर जितने भी आपके MCQs, कहने का मतलब छोटे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे फिल इन द ब्लैंक्स, आपके मैचअप्स, सभी प्रकार के क्वेश्चन, छोटे बड़े सभी प्रश्न शामिल है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके कोई भी डाउट नहीं रहेगा और कोई भी प्रश्न पीछे छूटेगा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने फर्स्ट चैप्टर के नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा, अपना सिलेबस देख लीजिएगा, उसके हिसाब से अपनी शानदार तैयारी करते रहिए। आपको कंप्लीट साइंस का कोर्स यहाँ पे मिल जाएगा। इस प्ले लिस्ट में आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, अगर आपको शंका है कि मिट्टी की अम्लता के कारण गमले में फूल का पौधा ठीक से विकसित नहीं हो पा रहा है, ठीक है, मतलब अम्लता ज़्यादा है जिसके कारण पौधा विकसित नहीं हो पा रहा है, तो आप निम्नांकित में से किस पदार्थ को मिट्टी में मिलाएंगे। देखिए ज़्यादा क्या है, अम्लता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिट्टी को क्षारीय बनाना पड़ेगा, मतलब उसमें क्षार डालना पड़ेगा। क्षार और अम्ल मिलकर उदासीनीकरण की क्रिया करेंगे और क्या होगा, पौधा अच्छे से पनपेगा। तो अब हमें पता लगाना इनमें से क्या डालना पड़ेगा, तो बेकिंग पाउडर डालेंगे। क्या डालेंगे हम, बेकिंग सोडा कहते हैं, बेकिंग पाउडर बोल दो, क्योंकि एक प्रकार का क्या है, आपके क्षार है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। देखो हमने पढ़ा था क्या, अनील, अनिल मतलब अ से होता है अपने अम्ल, न से नीला, ठीक है, नी से नीला और ल से लाल, अनील, अम्ल नीले को लाल कर देते हैं, ठीक है ना। क्या बोला, एक विलयन है जो नीले को लाल कर रहा है, तो वो कौन होगा, अम्ल होगा, ठीक है। और उसका पीएच क्या हो सकता है, तो हम जानते हैं जो ये पीएच स्केल होता है इसमें, ठीक है, इस प्रकार का है। इसमें अपने H+ आयंस होते हैं इधर, और इधर OH- आयंस होते हैं, बीच में यहाँ होता है 7। इससे जो कम है 7 से वो होते हैं अपने अम्ल, क्या होते हैं, अम्ल। और जो 7 से ज़्यादा होते हैं वो होते हैं अपने क्षारीय प्रकृति के, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि नीले से लाल हो रहा है, मतलब प्रकृति कैसी, अम्लीय है, तो पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा, तो 7 से कम ऑप्शन ए की अपना ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमली में कौन सा अम्ल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इमली में कौन सा होता है, तो आप जानते हैं इमली में होता है टार्टिक अम्ल, ठीक है। सिट्रिक अम्ल किस में होता है, नींबू में, टार्टिक हो गया इमली में, एसिटिक हो गया सिरके में, और ऑक्जेलिक हो गया अपने टमाटर में, ठीक है ना। इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, बैटरी अम्ल है, मतलब बैटरी के अंदर कौन सा अम्ल होता है, तो H2SO4, जिसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसको अम्लों का राजा भी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये है अपना NaCl। क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये साधारण नमक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट है, ध्यान रखना इनका। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं कहाँ पर, विद्युत अपघटन अगर हम करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मुक्त होंगे, कैथोड पर, एनोड पर, कैथोड पर, दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एनोड पर। इलेक्ट्रॉन कहाँ निकलेंगे, एनोड पर निकलेंगे, क्यों, क्योंकि एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, जहाँ ऑक्सीकरण होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कैथोड पर होता है अपना अपचयन होता है, ठीक है ना, इस पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया अपना ए। अगला सवाल देखते हैं, हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है, तो अपने शरीर का पीएच पूछा जाता है, कितना होता है, तो वो होता है अपना 7 से 7.8 के बीच में, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है, हमें बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछा गया है। तो ये देखिए, सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और ये सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। तो ये तो फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है। अब बताइए इन तीनों में से कौन सा अपना करेक्ट आंसर है। बेकिंग पाउडर यानी बेकिंग सोडे के बारे में बात की गई है, तो आप जानते हैं इसके बारे में पहले ही हम बात कर चुके हैं, कौन सा, ये वाला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को हम क्या कहते हैं, बेकिंग पाउडर, ठीक है ना। अगला देखते हैं, एक्वारेजिया मिश्रण में HCl, यहाँ पे है ना आई गलती से मिसप्रिंट है, HCl, ठीक है, फिर है HNO3, ठीक है ना, ये मानेंगे, ठीक है।
HCl और HNO3 का अनुपात होता है। देखो पहले नाम क्या आया, HCl आया ना, तो पहले इसका रेशियो लिखना है। तो ध्यान रखिए, इसके नीचे अगर 3 है तो हमें क्या करना है, इसके सामने लिख देना 3, ठीक है, और रेशियो में लगा देना, अनुपात में लिख देना है अपने 1, ठीक है। तो क्या होगा, 3:1। अपना ऑप्शन क्या होगा, आंसर 3:1, मतलब HCl होगा 3, HNO3 होगा 1, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक्वारेज ये काम क्या करता है, ये सोने को गलाने, पिघलाने और सोने की सफाई में, आभूषणों को साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र है। सल्फ्यूरिक अम्ल का कौन सा अणुसूत्र है, तो हम जानते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, बैटरी वाला अम्ल, ठीक है। तो ये हो जाएगा H2SO4, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एकदम करेक्ट, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है। मतलब बाकी सब में तो क्रिस्टलन जल है, लेकिन एक में नहीं है, तो नहीं वाला ढूंढना है। देखिए इसमें वाटर है और 5 लिखा हुआ आगे, तो क्रिस्टलन जल के अणु कितने हो गए, इसमें 5 हो गए, इसमें 10 हो गए और इसमें 2 हो गए, लेकिन ये नहीं है, खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए H2O नहीं है, ठीक है ना, H2O नहीं है इसके अंदर। ये भी ध्यान रखना कि नीला थोथा, ये इसको नीला थोथा कहते हैं, इसको धावन सोडा का फॉर्मूला ये जिप्सम का फॉर्मूला है, ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन, कैल्शियम फॉस्फेट दांत के इनेमल में उपस्थित होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है। जो अपने दांतों में इनेमल होता है, जो बहुत ही मजबूत भाग होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, अपने क्षारकीय होती है। कैसी होती है, क्षारकीय प्रकृति, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सोने को विलय करने के लिए उपयुक्त है। मतलब सोना किस में पिघलता है या सोने को घोला जाता है, किस में, तो अम्लराज, किस में, अम्लराज, ठीक है ना। इसको एक्वारेजिया कहते हैं हम। इसका फॉर्मूला क्या आता है, अगर HNO3 और कौन होता है, HCl, ठीक है। अनुपात भी जानते हैं, इसके नीचे 3 है तो ये 1 होगा और इसके नीचे ये 3, तो इसका अनुपात भी देख लीजिएगा। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये दोनों होते हैं अनुपात 1:3। अगर इसका नाम पहले देंगे HCl तो 3:1 हो जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला देखिए, गंधीय सूचक क्या है, संश्लेषित सूचक क्या है, उदाहरण दीजिए। मतलब हमसे पूछा है गंधीय सूचक और संश्लेषित सूचक क्या है, बताइए। तो जिन पदार्थों की गंध अम्ल और क्षारक के माध्यम में बदल जाते हैं उन्हें हम गंधीय सूचक कहते हैं, ठीक है ना। संश्लेषित क्या होते हैं, जो फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, ठीक है ना, जिन्हें संश्लेषण से बनाया जाए, जैसे मैथिल ऑरेंज, फेनोल्फ्थलीन, ठीक है ना, ये हो जाएंगे। और गंधीय सूचक में हमसे उदाहरण पूछे तो आप बता सकते हैं कि बारीक कटा हुआ प्याज, लौंग का तेल, ठीक है ना, वेनिला एसेंस, ये ऑप्शन ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला देखते हैं, और हमें ये प्राकृतिक सूचक पूछ ले तो लिटमस कह सकते हो आप, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं, अब फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहें भरनी है। धात्विक ऑक्साइड प्रायः होते हैं, धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो ध्यान रखना, जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो अपने होते हैं क्षारीय प्रकृति के, किसके, क्षारीय प्रकृति के, ठीक है ना। अधात्विक ऑक्साइड होते हैं ना, ये होते हैं अपने अम्लीय प्रकृति, कौन सी, अम्लीय प्रकृति। याद रखना इनको, कैसे याद रखोगे कि अधात्विक है तो इधर अम्लीय है, इतना ध्यान रखना, ठीक है, अधात्विक अम्लीय, ठीक है। ऑक्साइड और अम्लीय मत देखना, क्योंकि ऑक्साइड तो इसमें भी है, धात्विक ऑक्साइड में भी है, ये नहीं देखना। अधात्विक और अम्लीय, ठीक है ना। तो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो सारे अम्लीय प्रकृति के होते हैं और धात्विक ऑक्साइड ये क्षारीय प्रकृति के। जल एक है, जल क्या है, जल एक उदासीन प्रकृति का है, कैसा है, उदासीन, ठीक है ना, ध्यान रखना, इसमें उदासीन भर देंगे। फिर बोला है अम्ल नीले लिटमस पत्र को, हमने क्या कहा, अनील, ठीक है ना। तो अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ठीक है। क्षार जस्ट इसका अपोजिट करते हैं, इसका उल्टा करते हैं, ठीक है। क्षारक लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला, तो इसमें क्या भर देंगे हम, नीला, और ऊपर वाले में आ जाएगा लाल, ठीक है। अब मैचअप्स वाले देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं। पेपर पैटर्न आप जानते हो बोर्ड का बहुत चेंज है, तो उसके हिसाब से आपको छोटे क्वेश्चन तो बड़े अच्छे से तैयार करने हैं। देखिए पहला है ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, तो आप कहोगे ब्लीचिंग पाउडर किसको कहते हैं, विरंजक चूर्ण हेतु, ठीक है। खाना सोडा यानी खाने का सोडा, ये क्या होगा, ये अपने होगा प्रति अम्लीय,
ठीक है ना। खाने का सोडा क्या है, प्रति अम्लीय। दोहन सोडा कहाँ यूज़ होता है, तो इसको बोलेंगे हम कांच निर्माण के लिए उपयोग में किया जाता है, ठीक है। फिर है सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका उपयोग कहाँ होता है, अपने हाइड्रोजन और क्लोरीन बनाने में। फिर अब आपको बताना है किस पदार्थ में या किस वस्तु में कौन सा अम्ल होता है, तो लैक्टिक अम्ल किस में होता है, दही में होता है, ठीक है। एसिटिक अम्ल किस में होता है, तो हम जानते हैं एसिटिक अम्ल सिरके में होता है, सिरका ये मिला दिया। फिर साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल ये किस में होता है, तो ये नींबू में होता है, ठीक है। फिर बोला है ऑक्जेलिक अम्ल, और ये किस में होता है ऑक्जेलिक, ये होता है अपने टमाटर में, ठीक है ना। ये इस प्रकार से आपको मैच करना है। अगला देखिए, फिर बोला गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, तो इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस हम मिला देंगे ऑप्शन नंबर बी को, ठीक है ना, जहाँ पे आधा जल का अणु होता है, कॉपर सल्फेट और आधा जल का अणु, ठीक है। जिप्सम, तो जिप्सम में क्या होता है, 2 जल के अणु होते हैं, ठीक है ना, तो इसको मिला देंगे सी ऑप्शन से मिला दिया। अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर को मिलाएंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण, जिसका सूत्र ये है, याद रखना ब्लीचिंग पाउडर का कॉमन नाम पूछते हैं तो क्या होता है, विरंजक चूर्ण। फिर है बुझा हुआ चूना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये ऑप्शन ए से मिला देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद रख लेना इसको अच्छे से। अगला देखिए, और हाँ आपको हर चैप्टर के इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जिनकी तैयारी आपको बड़े बेहतरीन ढंग से 2-2, 3-3 बार पढ़ लेने हैं या नोट्स बना लेने या लिख लेने कहीं ना कहीं, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा, क्लोर क्षार अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है क्या, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये विभाजित होकर क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार बनाता है। एक क्लोरीन गैस निकलती है, इसमें एक क्षार बनता है, इसी कारण इसको हम क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया या क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, सोडियम क्लोराइड ये अपना NaCl है, जब इसमें हमने पानी डाला और फिर हमने इसमें विद्युत प्रवाहित की तो एक सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, जो कि क्या होता है, अपने क्षार होता है, जो कि क्या होता है, अपने क्षार होता है एक प्रकार का। क्लोरीन गैस निकली, ठीक है ना, तो ये क्लोर और क्षार बन गया, ठीक है ना, ये क्लोरीन गैस क्लोर और ये क्षार बना, इसीलिए इसको हम क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। एक हमसे पूछा जाता है ब्राइन क्या है, क्या ब्राइन, ब्राइन ये भी पूछा जाता है, तो ब्राइन क्या होता है, अपने सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है जिसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं ना हम, ये इसको हम ब्राइन कहते हैं, याद रख लेना इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है ना, ब्राइन। अगला देखिए, और इसमें हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। अब ये भी पूछ सकते हैं एनोड पर अपनी क्लोरीन गैस निकलती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है ना, और पात्र के अंदर हमें NaOH जलीय विलयन प्राप्त होता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न पूछा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका प्रचलित नाम बताइए, तो इसको हम कहते हैं विरंजक चूर्ण, क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, तो वो कौन बनाता है, वो अपने बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, ये जो है अपने क्या बनाता है, ये बनाता है अपने क्या बनाएगा, विरंजक चूर्ण बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्लोरीन से अभिक्रिया करके बनाएगा। अगला देखिए, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग करते हैं, तो हम करते हैं सोडियम कार्बोनेट का, किसका, सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है Na2CO3, ठीक है ना, CO3, इसका उपयोग करते हैं हम, ठीक है ना, क्या करने के लिए, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए, ये सोडियम का एक यौगिक है, ठीक है। अगला देखिए, H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब किसी विलयन में H+ आयन है, कितने कम है ज़्यादा, उससे क्या फर्क पड़ता है, तो बड़ा ही आसान है, क्या, किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता बढ़ने से विलयन की प्रकृति अम्लीय हो जाती है, ज़्यादा अम्लीय हो जाती है, अम्लीय प्रकृति बढ़ जाती है, और अगर H+ आयन की सांद्रता कम होती है तो क्षारीय प्रकृति बढ़ जाती है। तो अगर H+ आयन ज़्यादा है तो विलयन की प्रकृति अम्लीय होगी, और अगर H+ आयन की सांद्रता कम है तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा, ये ध्यान रखिएगा। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, कोई अम्ल है उसका जलीय विलयन विद्युत चालन क्यों करता है, सीधा सा कारण है,
कोई भी जो विलयन है जल का चालन तभी करेगा, विद्युत का चालन तभी करेगा जब उसमें हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होंगे। कब करेंगे? जब उसमें H+ आयन उत्पन्न होंगे, क्योंकि H+ आयन जो होते हैं यही विद्युत का वहन करते हैं, इस कारण से विद्युत का चालन इसमें होगा। अगला प्रश्न देखिए, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए? बड़ा सिंपल है, आप देखिए ये जो तांबा और पीतल है ये दोनों क्या है? हमने कहा दोनों ये धातु है साहब। अगर ये धातु है और सामने कौन है? दही है या खट्टे पदार्थ है, तो उसमें क्या होगा? अम्ल होगा। ठीक है, दही है तो लैक्टिक अम्ल है, नींबू है। शिकंजी भी हम कभी भी स्टील की ग्लासों में वगैरह में नहीं पीते, न ही हम कोई माउंटेन ड्यू हो गया, चाहे किसी प्रकार का कोका कोला, कोई भी ठंडा हो गया, हम वो क्या होते हैं नॉर्मली कोल्ड ड्रिंक है ना, वो भी हम कैसे धातु के बर्तन में यानी मेटल से बने पदार्थों में नहीं पीते, यूज़ एंड थ्रो वाली ग्लास इस्तेमाल करते हैं या कांच वाली करते हैं। कारण क्योंकि जब भी धातु और अम्ल दोनों मिलेंगे तो एक विषैला पदार्थ बनेगा जो कि अपने लिए होता है नुकसानदेह। ठीक है, क्योंकि अगर कॉपर है तो कॉपर का लवण बनेगा, ठीक है, जो कि बहुत ही भयंकर होता है, विषाक्त होता है, जिसके कारण हमें नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें जो अपने पीतल और तांबे के बर्तन में ना तो हम कोई खट्टी चीज़ लेते हैं ना दही लेते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, एक उदाहरण द्वारा समझाइए और गैस की उपस्थिति की जांच कैसे करेंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आपके एग्जाम में। ठीक है ना, तो देखिए ये धातु है और ये हमारे पास H2SO4 जिंक धातु है और H2SO4 अपने पास क्या है? अम्ल है। ठीक है, जो कि गंधक का अम्ल है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और एक है अपने पास जिंक। जब इनकी क्रिया हुई तो एक जिंक सल्फेट बना ZnS4 और गैस कौन सी निकली? हाइड्रोजन। तो पहले हमसे पूछा कि गैस कौन सी निकलेगी, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी हमेशा। ठीक है, और हम पता कैसे करेंगे कि हाइड्रोजन गैस है? तो हम इस जहाँ से गैस निकल रही है उसके पास एक मोमबत्ती लेके जाएंगे तो यह फट की ध्वनि के साथ जलती है, इससे ये साबित होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, कुछ लवण शुद्ध अवस्था में विशिष्ट ज्यामितीय ठोस आकार में एक समान और चमकदार कण के रूप में होते हैं, इसे क्रिस्टल कहते हैं, और क्रिस्टल बनने की प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, उदासीनीकरण ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे क्लोरसार एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वैसे वैसे उदासीनीकरण है, इसके उदाहरण के साथ आपको मालूम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है कि अम्ल और क्षारक, कौन कौन है? अम्ल और क्षारक है, परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं। क्या बनाएंगे? लवण और जल। इस प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण कहेंगे। ठीक है, अम्ल कौन सा? हमने लिया एक बार HCl लिया और क्षारक ले लिया हमने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो एक तो NaCl बना और एक वाटर जल बना। ठीक है, लवण और जल बन गया। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा देखिए, हमने लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर हमने क्रिया कराई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो एक तो कैल्शियम सल्फेट लवण बना और एक H2O जल बना। ठीक है ना, तो ये दूसरा उदाहरण हो गया, अच्छे से याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, अगला देखिए, एक चींटी के डंक में उपस्थित अम्ल का नाम और रासायनिक सूत्र लिखिए, उसके उपचार के उपाय बताएं। देखिए चींटी के डंक में, चींटी जो होती है उसके डंक में होता है मेथेनोइक अम्ल, उसका एक और नाम है फार्मिक अम्ल। ठीक है ना, दोनों नाम याद रखना क्योंकि आपके ऑप्शन में हो सकता है मेथेनोइक न दे के फार्मिक दे दे। ठीक है ना, या फार्मिक न दे के मेथेनोइक दे दे। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। और इसका रासायनिक सूत्र होता है HCOOH, ये इसका रासायनिक सूत्र, किसका? मेथेनोइक बोलो या फार्मिक अम्ल बोलो। ठीक है, इसके उपचार के लिए कोई भी क्षारकीय जो लवण होता है, खाने वाला सोडा वगैरह कुछ भी हो सकता है, वो लगाया जाना चाहिए ताकि चींटी का जो डंक है उसका प्रभाव कम हो जाए, उदासीनीकरण की क्रिया हो जाए। ठीक है, अगला हमसे पूछा है कि धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो अपने धोने का सोडा है उसके देखिए पहले। ठीक है, उपयोग, इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज़ उद्योग में होता है और घरों में साफ सफाई के लिए भी हम धोने के सोडे का उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर बेकिंग सोडा देखिए, बेकरी में, ठीक है ना, उपयोग में आने वाले बेकिंग पाउडर बनाने में, जो भी फूलने वाली चीज़ें बनाई जाती है ना, वो बेकिंग सोडा से ही बनाई जाती है। ठीक है, खस्ता पकौड़ा हो गया, घर में बनाते हैं वो सारे। ठीक है, और इसका उपयोग
सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है, आग बुझाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 30वां, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल करता है। मतलब आश्रित जल का मतलब हो गया आश्रित जल, यानी एकदम प्योर जो शुद्ध पानी है वो तो जल का चालन, विद्युत का चालन नहीं करता। ठीक है, लेकिन पानी जो है अपना बारिश वाला वो कर देता है। क्यों? क्योंकि सीधा सा कारण है, जो अपना आश्रित जल होता है उसमें हाइड्रोजन आयन अथवा हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन नहीं होते हैं। मतलब एकदम शुद्ध पानी है, उसका pH होता है 7, एकदम क्या 7। और जिसमें अम्लीय और क्षारीय गुण नहीं होगा, जो उदासीन होगा, उसमें क्या है, विद्युत का वहन करने के लिए कोई उपस्थित नहीं होगा, ना तो H+ आयन होंगे ना ही OH- आयन होंगे। जब ये दोनों ही नहीं होंगे तो विद्युत का चालन कोई करेगा नहीं, जिसके कारण अशुद्ध जल में तो विद्युत का चालन नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर अपने जो बारिश वाला पानी है ना, इसमें क्या होता है, कुछ मात्रा अम्ल की होती हैं, जैसे गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, जितने भी रेल के कण हैं अपने, ये सारी मिट्टी वगैरह मिल के बारिश ऊपर से पानी आता है, तब तक हो जाता है। वातावरण में खूब सारे हैं, पॉल्यूशन तो है, तो वो सारी चीज़ें मिलने के कारण इसमें कुछ है ना अशुद्धपन आ जाता है, H+ आयन हो जाते हैं, जिसके कारण ये विद्युत का चालन कर देता है। इसलिए वर्षा जल जो होता है विद्युत का चालन करता है। अगला लास्ट क्वेश्चन है अपना, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण। अब ध्यान दीजिए, समीकरण याद कर लीजिएगा और इनके फॉर्मूले। ठीक है ना, ये होता है अपना जिप्सम, ठीक है, और ये होता है अपना POP पॉप, जिसको हम कहते हैं POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका उपयोग भी ध्यान रखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक तो सजावटी खिलौने बनाने में, हड्डियाँ वगैरह टूट जाए तो उनको जोड़ने में इसके 2 उपयोग याद रख लेना। ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 ½ H2O, मतलब जल का आधा अणु। अब इस आधे अणु के साथ हम अगर 1 और ½ मतलब डेढ़ जल का अणु और मिला दें तो अपना जिप्सम तैयार हो जाता है। ठीक है, तो जिप्सम का सूत्र भी आप याद रखना। ठीक है ना, बाकी सारे जो चैप्टर्स हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ भी पीछे नहीं छूटेगा। ठीक है, जितने वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनको लाइक करिए, कोई कमी लगती है तो कमेंट में बताइए। ठीक है, और शेयर करना नहीं भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।